हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। कल आपको बताया गया था टेंस के बारे में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके कुछ न कुछ पहचान बता दिया गया था। अब आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी आपको पता होगा कि कल आपको बताए थे अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल का मतलब होता है कि कोई काम होता तो है लेकिन उसका निश्चित समय पता नहीं होता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी चीज़ कहा जाए कि वह फुटबॉल खेलता है, ये जरूरी नहीं कि वह खेलता ही हो, कब खेलता है कब नहीं खेलता है इसके बारे में हमको पता नहीं होता है। अब हम देखेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान आप जानते ही होंगे, कल आपको बताया गया था कि जब आपसे पूछा जाता है प्रेजेंट टेंस की पहचान बताइए तो आप बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले हम पहचान लिखाएंगे यहाँ पर, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब आप बता सकते हैं कि इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगाई जाती है। जैसे हम पहचान पता कर लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे, पहला इसका पार्ट होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी क्या हुई? सकारात्मक वाक्य। ठीक, सकारात्मक वाक्य। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके हम नियम जानते हैं थोड़ा। इसमें अनुवाद करने के लिए नियम बताया जाता है, आपको बताया जाएगा कि जैसे ही, यहाँ पर लिख लीजिएगा नियम, ही, सी, इट, नाउन तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जबकि आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जबकि यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन
कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो हुआ आपका इसका नियम। अब मैं आपको टेंस पढ़ाने के लिए एक फार्मूला बनाऊंगा जिसके आधार पर आप उस वाक्य का अनुवाद करेंगे। ठीक, अब पहचान हो गई, एक बार देख लेते हैं। पहचान क्या था? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सबसे पहला इसमें पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स सकारात्मक वाक्य। नियम में क्या लिखा गया कि ही, सी, इट, नाउन तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, जबकि यू, वी, दे, आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आपको एक चीज़ बता दें, वर्ब के कितने, जैसे इसमें आपको लगाना है क्रिया है ना, क्रिया में क्या लगाना है? यस या ईएस। यस या ईएस लगाते हैं तो हम जो पढ़ाते हैं उसमें आपको बताए भी होंगे कि क्रिया के कितने फॉर्म मानते हैं? 5 फॉर्म मानते हैं। कितने मानते हैं? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे आप एक ले लीजिए तो बताते हैं आगे। जैसे गो क्रिया हुई, ये इसका क्या है? मूल रूप है, यही मेन है। इसको तो हम क्या कहते हैं? फर्स्ट। और जब इसका सेकंड क्या होता है? वेंट। सेकंड क्या है? वेंट। और फिर गॉन, गॉन इसका क्या है? थर्ड। फिर गोइंग, इसको क्या कहते हैं? फोर्थ। और इस फिर लास्ट वाला आता है फिफ्थ, गोज, इसको हम 5वां फॉर्म कहते हैं। जब सब लोग इसको गो को फर्स्ट मानते हैं, सेकंड को वेंट मानते हैं और थर्ड फॉर्म क्या माना जाता है? गॉन। उसी प्रकार से इनका भी टेंस में प्रयोग होता है। तो गोइंग को हम फोर्थ मानते हैं और गोज को क्या मानते हैं? फिफ्थ। तो आपको अनुवाद जब बताया जाएगा तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिखेंगे जिससे कि आपको सुविधा हो। पहले हिंदी में लिखते हैं कर्ता प्लस क्रिया का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट और फिफ्थ। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। फिफ्थ का मतलब आपको बता दिया गया, जिसमें यस या ईएस लगता है। फर्स्ट का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं लगता, माने मूल रूप होता है। प्लस कर्म, प्लस क्या होता है? कर्म, प्लस अन्य और फुल स्टॉप। और इसका क्या हो जाएगा? इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपका फार्मूला हुआ। जैसे कहा जाए कि सीता एक मधुर गीत गाती है। अब इस वाक्य पर हम ध्यान देंगे। सीता एक मधुर गीत गाती है। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट है, माने जो व्यक्ति कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट या फिर कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो इसमें सीता एक मधुर गीत गाती है, तो आप ये बताइए मधुर गीत गाने वाला कौन है? तो इसमें क्या है? सीता। तो आप यहाँ फार्मूला में देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट में माने कर्ता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सीता। हो गया। अब सीता क्या करती है? पहचान में आपको बताया गया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आज शब्द लगा हो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो पहचान होती है पहचान में ही
जो पहचान का अंतिम शब्द होता है उसी में क्रिया होती है, अर्थात वही क्रिया भी होती है। जैसे ती है, ता है, ती है, आपको ती इसमें आ रहा है, ती है गाती है, तो गाना क्या है, क्रिया है। तो गाना की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। क्या होता है, SING। लेकिन अब ध्यान देना है, ये नाउन है हमारा, ये क्या है, सब्जेक्ट नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। सीता सिंग्स। अब क्या करती है सीता, ऑब्जेक्ट आपको इसमें निकालना है, माने सब्जेक्ट आपका सीता हुआ, क्रिया क्या है आपके सिंग्स हुआ। अब उसके बाद बचा एक मधुर गीत, माने सीता को भी हम लिख लिए हैं, गाती है, सिंग्स हो गया। अब बचा क्या, एक मधुर गीत, माने अ स्वीट सॉन्ग। ए हुआ, ए आपका पूरा अनुवाद हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, तुम एक पत्र लिखते हो। अब यहाँ पर, अब इसमें पत्र लिखने वाला कौन है, तुम। कौन है पत्र लिखने वाला, तुम, माने इसका ये सब्जेक्ट हुआ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। क्या लिखेंगे, यू। अब तुम करते क्या हो, लिखते हो, लिखने का इंग्लिश क्या होती है, राइट। अब इसमें यस या यस लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको बताए थे केवल ही सी इट तथा नाउन और एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में क्या लगेगा, यस या यस। लेकिन यू वी दे आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग नहीं होगा, यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो हम करेंगे यू राइट। अब तुम लिखते हो, क्या लिखते हो, अ लेटर। क्या लिखते हो, अ लेटर। ए हुआ। अब एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे कहा जाए मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किताब कौन पढ़ता है, मैं। अब आप लिख लेंगे इसका आई, पढ़ता हूँ, पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब क्या पढ़ता हूँ, किताब। अब वह किताब कुछ भी हो सकती है, धार्मिक ग्रंथ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे द बुक। क्या लिखेंगे, द बुक। ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ अनुवाद आपको बताया गया। अगर आपको समझ में ना, अगर उसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज करेंगे, पॉज करके फिर उसको उतार सकते हैं। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स है। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप अनुवाद करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसको मिटाते हैं। अब अगला नंबर आता है बेटा निगेटिव। क्या आता है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। ठीक। अब इसके लिए आपको एक सिंपल सा बताएंगे, आप केवल इतना ध्यान देंगे, ही सी इट ही सी इट नेम, जिसको आप नाउन भी कहते हैं, या फिर एक वचन कर्ता। अब आपको इनके साथ सहायक क्रिया, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, इसके साथ सहायक क्रिया आपको लगाना होगा डज नॉट, और फिर यू वी दे आई तथा बहुवचन कर्ता। इनके साथ हम लगाएंगे डू नॉट। ठीक। अब ए हुआ, माने ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज नॉट। यू वी दे
आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। अब हम सीधा यहाँ पर आपको बता रहे थे समझने के लिए। अब इसमें वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, तो वर्ब इसमें आएगा फर्स्ट फॉर्म में। अब आपको ध्यान देना है कि जब डज नॉट और डू नॉट आएगा तो वर्ब हमारा किस में होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक, जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, और एक चीज़ ध्यान देंगे, जब वाक्य में आपको मिलेगा क्या, कभी नहीं, क्या मिलेगा, कभी नहीं। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर, क्या होती है, नेवर। अब ध्यान देना दोनों में अंतर क्या है। जब डज नॉट और डू नॉट वाक्य में आता है तो हम वर्ब का केवल क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, चाहे उसमें ही सी इट नेम हो या फिर यू वी दे आई हो। लेकिन जब आपको वाक्य में कहीं मिलेगा निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं, जिसकी हिंदी इंग्लिश होती है नेवर, तो आपको जो अफर्मेटिव वाला फार्मूला है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अर्थात ही तब उसमें जब नेवर वाक्य में आप लिखेंगे तो वहाँ पर ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। और यू वी दे आई के तथा बहुवचन कर्ता के साथ अगर आप नेवर लगाते हैं तो वहाँ पर आपको यह माने क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो इसका फार्मूला बनेगा, ध्यान देंगे, फार्मूला, इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट, इंग्लिश में ही लिख रहे हैं बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ए हुआ आपका। जैसे सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट डज नॉट में से आप दोनों आप लगाने की गलती मत करिएगा, दोनों में से एक ही आपको लगाना है, क्योंकि ऑब्लिक दिया है, ऑब्लिक का मतलब होता है या, माने या तो डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, अपना पाठ याद नहीं करता है। तो अपना पाठ कौन नहीं याद करता है, माने वह है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, क्या लिखेंगे, ही। अब ही के बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लिखना क्या है, डू नॉट या फिर डज नॉट। तो आप सीधा देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ क्या लगना है, डज नॉट। तो आपको आसानी हो जाएगी, डू नॉट डज नॉट में से क्या लिखना है, यहाँ पर डज नॉट, क्या लिखना है, डज नॉट, क्या लिखेंगे, डज नॉट। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ देखें सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट के बाद क्या लिखना है, वर्ब। अब क्या नहीं करता है, आप इस पर ध्यान देंगे, याद नहीं करता है। नहीं की अंग्रेजी क्या हुई, डज नॉट। क्यों डज नॉट लगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे याद करना क्या होता है, लर्न, क्या होता है, लर्न। अब इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डज नॉट डू नॉट आने पर क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। लर्न, अब क्या लर्न नहीं करता है, अपना पाठ है। ध्यान देंगे जब सब्जेक्ट आपका ही होगा, इसका पॉजिटिव केस, जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ही होगा, तो उसका पॉजिटिव होता है हिज, क्या होता है, हिज। तो यहाँ पर हिज। अब पाठ की इंग्लिश क्या होती है, लेसन। तो यहाँ पर हो गया आपका ये। अगर फिर कहा जाए, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। मैं क्या नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी। तो हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, तो हिंदी कौन नहीं पढ़ाता है, माने मैं क्या है आपका, सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे,
आई, क्या लिखेंगे? आई। अब आई के साथ यहाँ तुरंत आप देख लीजिए, आपसे दूर नहीं है, यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ आपको क्या लिखना है? डू नॉट। तो यहाँ से आप तुरंत लेंगे क्या? डू नॉट। अब क्या नहीं करता हूँ? पढ़ाता हूँ। पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना क्या है? रीड। पढ़ाना क्या है? टीच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीच। अब क्या नहीं पढ़ाता हूँ? हिंदी। अब ध्यान दीजिएगा, जितना सब्जेक्ट का नाम आए तो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। तो हो गया अनुवाद आपका, आई डू नॉट टीच हिंदी। अब ध्यान देंगे, दो आपके इस पर मैं आपको बता दिया। अब ध्यान देना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कभी नहीं का। जैसे कहा जाए, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया गया कभी नहीं। अब ये आप मत सोचिएगा कि कभी यहाँ है नहीं वहाँ है, तो ये हमारा सही नहीं है। लेकिन ये साथ हम कभी कभी साथ में भी आ जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। इससे आप घबराइएगा मत, केवल आप ध्यान दीजिएगा कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। अब ये वाले यही फार्मूला तो यही रहता है। अंतर क्या आएगा? आपको पहले बता चुका हूँ कि कभी नहीं के लिए आपको क्या लगाना है? नेवर का प्रयोग करना है। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है। आप तो यहां पर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। अब कभी नहीं, तुरंत आप वाक्य को देखिए, उसमें कभी नहीं आया, तो कभी नहीं का आप लिख लेंगे क्या? नेवर। क्या लिखेंगे? नेवर। यू। अब यू के साथ अफर्मेटिव में आपको बताया गया था, क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। तो बोलना का क्या होता है? बोलने के लिए अंग्रेजी आती है झूठ के साथ टेल। क्या आता है? टेल। और झूठ की अंग्रेजी क्या आती है? ए लाई। ये आपका अनुवाद हुआ। अब आपको कुछ कंफ्यूजन हो, उसके लिए मैं अभी तुरंत बता रहा हूं। जैसे कहा जाए कि वह कभी बाजार नहीं जाता है, नहीं जाती है, बार बार जाते हैं, एक बार जाती है। ठीक, वह कभी बाजार नहीं जाती है। अब ध्यान देंगे, इस सब्जेक्ट आपका क्या है? एक वचन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले वह ही लिखेंगे सी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? जाती है, तो माने लड़की है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सी। उसके बाद हमारा कभी नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे? नेवर। सी नेवर। अब नहीं जाती है, जाना क्या हुआ? गो। अब इसमें हम क्या करेंगे? गोज का प्रयोग करेंगे। क्यों? आपको बताए कि कभी नहीं वाला जो नियम होता है वह अफर्मेटिव के जैसे चलता है कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में क्या लगेगा? यस या यस लगेगा। लेकिन डू नॉट और डज नॉट जब आ जाता है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता। तो सी नेवर गोज कहाँ जाती है? बाजार। टू मार्केट। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगली क्लास फिर मिलेंगे, आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।